बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मुज़ाकरात के बारे में बड़ी अहम पेशरफ्त है और ख़बरें मैं आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन सबसे पहले जो खबर मीडिया पे रिपोर्ट हुई है वो आपको बताता हूँ। फिर जो खबर मैंने कलेक्ट की है जिसके बारे में मुझे पता है वो आपको बताता हूँ। रुकावट कहाँ पे है वो भी आपको बताता हूँ, और ये मामला आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा ये भी आपको बताता हूँ। और क्या ये सिलसिला यहाँ पर रुक जाएगा, ये वीलॉग आप सुनेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको नॉर्मली इस वक्त तक मीडिया में नहीं है, मैंने ज़ाती तौर पे अपने सोर्सेज से ये हासिल की है। नंबर एक तो ये है, खबर ये कह रही है मुज़ाकरात का तीसरा दौर ख़त्म हो गया, 2 पॉइंट्स के ऊपर इत्तफाक हो गया, इलेक्शन की तारीख तय नहीं हो सकी। 2 पॉइंट्स कौन से हैं जिन पर इत्तफाक हुआ, ज़रा खबर आप सुन लें। इसमें कहने फ्रीकैन के दरमियान 2 पॉइंट पर इत्तफाक हुआ, लेकिन तीसरे और अहम पॉइंट इलेक्शन की तारीख पर इत्तफाक नहीं हो सका। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि बड़े मुस्बत तरीके से बातचीत हुई, दोनों साइड पर इत्तफाक है, एक ही दिन इलेक्शन में बेहतरी होगी। दोनों फ्रीकैन ने तजावीज़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया। लचक दोनों तरफ से दिखाई जा रही है। मुज़ाकरात के दौरान 2 पॉइंट्स पर इत्तफाक हुआ कि इलेक्शन निगरान सेटअप के तहत होंगे और पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात होंगे। तीसरा और मेन पॉइंट तारीख का तयन है। दोनों फ्रीकैन की अपनी तारीख है। अभी हम इलेक्शन की एक तारीख पर नहीं पहुंचे, तारीख पर भी इत्तफाक नहीं हुआ, लेकिन वो भी जल्द हो जाएगा। अच्छा, हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बजट की मंजूरी के बाद असम्बली ख़त्म की जा सकती है। फिर दोनों तरफ से मुस्बत पेशरफ्त हुई। यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी कहा, उन्होंने कहा कि जो भी इलेक्शन जीतेगा वो मानेगा। गिलानी साहब ने यह भी कहा, और उन्होंने कहा कि इलेक्शन के नताइज तमाम फ्रीकैन तस्लीम करेंगे, ये भी बात हुई है। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने मीडिया से बात की। अच्छा, अब ज़रा आ जाए आप 2 पॉइंट्स के ऊपर, यहाँ ज़रा रुक जाए आप, और ये 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं। पहला पॉइंट ये है कि इलेक्शन एक ही तारीख पर होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि निगरान हुकूमत के तहत होगा। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में वो कौन सा इलेक्शन है जो निगरान हुकूमत के तहत नहीं हुआ। इलेक्शन होता ही निगरान हुकूमत के तहत है, तो ये तो कोई पॉइंट ही नहीं है। बिला वजह उठा के एक पॉइंट बीच में रख दिया है कि निगरान हुकूमत के तहत इलेक्शन होगा, ये चीज़ तय हुई। निगरान हुकूमत के तहत ही होता है। ये तो नहीं हो सकता कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो और पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो जाए PMLN और PTI के दरमियान, तो ये तो हो नहीं सकता। इलेक्शन तो होता है निगरान हुकूमत के तहत, और निगरान हुकूमत बनती है हुकूमत के खात्मे के बाद। तो ये तो एक पॉइंट आप निकाल दें कि जो पॉइंट नंबर 2 है कि निगरान हुकूमत के तहत इलेक्शन होगा, ये वाला आप निकाल दें। अब आ जाए पहला पॉइंट कि पूरे मुल्क में एक दिन इलेक्शन होगा। ये जब मुज़ाकरात शुरू हुए थे ना, तो इसी बुनियाद पे शुरू हुए थे कि मुल्क में अगर एक दिन इलेक्शन करवाने हैं तो बैठ के मुज़ाकरात कर लें। ये भी अंडरस्टूड था। तो ये दोनों चीजें तो ऑलरेडी तय हैं कि बैठे किस लिए, ताकि इंतखाबात एक साथ करवा दें। अब PTI इसलिए तो नहीं बैठी PDM की जमातों के साथ कि वो ये तय करें कि आओ जी 14 मई को इलेक्शन करवा दें। ये तो एजेंडा ही नहीं था। एजेंडा ये था कि 14 मई पे अगर नहीं करवाने तो मिलकर किस एक तारीख के ऊपर इत्तफाक राय कर लें और मुल्क में एक साथ इलेक्शन करवा लिए जाएं। इस पे तो इत्तफाक हुआ कि इस पे बात करनी है, तभी तो सारे बैठे थे। लेकिन क्योंकि इस इत्तफाक राय पे किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए ज़रूरी था कि वो तारीख आ जाती जिस तारीख को असम्बली तहलील होगी, वफाकी और 2 सूबाई असम्बलियाँ, और पता चल जाता कि कब इलेक्शन के अंदर जाना है, यानी इलेक्शन की तारीख क्या होगी। यही एक नुक्ता था जिसके लिए सारे बैठे थे। बाकी सारे नुक्ते ऑलरेडी अंडरस्टूड हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब इन सबको भेजा था एक तारीख पे इलेक्शन लेने के लिए, तो यही कि अगर भेजा था ना, जाके आपस में इत्तफाक राय पैदा करें। अगर आप एक तारीख के ऊपर इकट्ठे इलेक्शन करवाने पर रजामंद हो जाते हैं तो अच्छी बात है, फैसला करके आ जाएं अंडरटेकिंग लेकर। ये तो लेने ही गए थे, ये तो अंडरस्टूड था। और दूसरा, निगरान हुकूमत के तहत ही इलेक्शन होते हैं। तो वाहिद नुक्ता यह था कि इलेक्शन कब होंगे। अब ये तो खबर है यहां तक। शाह महमूद कुरैशी साहब को भी आप सुन लें, ताकि फिर मैं आपको खबर बताता हूं कि एक्चुअली हुआ क्या है और असल कहानी क्या है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने तजवीज़ दी थी कि सियासी जमातें गुफ्तगू करें। सुप्रीम कोर्ट की मुस्बत सोच को सामने रखते हुए हमने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी थी। अच्छा, ये जो मुज़ाकरात हुए हैं ये 2 तारीख तक हुए हैं, 19 तारीख से लेकर। ये आप ज़हन में रखिएगा, लगभग 2 हफ्ते तक ये मुज़ाकरात होते रहे हैं। तो यानी 2 हफ्ते तक तो नहीं होते रहे, लेकिन ये है कि मुज़ाकरात होते रहे हैं। और एक दौर ईद से पहले हुआ, एक ईद के बाद हुआ, एक ये हुआ, तो 3 मरतबा हुआ। लगभग 2 हफ्ते ही हो गए जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ। सुप्रीम कोर्ट की मुस्बत सोच को सामने रखते हुए हमने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी। हमने PDM अलायंस के साथ मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया और तमाम जमातें मुज़ाकरात पर आमादा थीं। हमारी 3 नशिस्तें हुई। हमने बहैसियत पार्टी
इत्तफाक राय की कोशिश की कि आगे बढ़ें। दोनों जानिब से रहनुमाओं की बयानबाजी को भी नज़रअंदाज किया गया। इत्तफाक हुआ कि मुज़ाकराती अमल को ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, मुज़ाकरात ही होने चाहिए। और इसके बाद उन्होंने कहा कि एक ही रोज़ मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए। हमने इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू की है। ख्वाजा आसिफ के बयानात ने माहौल को साजगार नहीं पेचीदा किया। जावेद लतीफ़, एहसन इकबाल का बयान हौसला अफजा नहीं है। हमारी तजावीज़ मुस्बत और आइन के दायरे के अंदर थी। हम नेक नियति से कोशिश कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में अपना तहरीरी मौक़िफ़ अब पेश करेंगे। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। पंजाब के इलेक्शन में हमारी पेशरफ नहीं हो सकी। हम चाहते हैं कि पंजाब असम्बली के इंतखाबात 14 मई को ही हों। हमारी ख्वाहिश है खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन जल्द हों। और तहरीरी तजावीज़ हुकूमती वफ़ के हवाले कर दी हैं हमने, और हुकूमती इत्तेहाद ने भी तहरीरी तजावीज़ PTI वफ़द को दे दी हैं। PTI ने इलेक्शन समेत 8 निकाती तजावीज़ का ड्राफ्ट हुकूमत के हवाले किया है। ये वो सारी खबरें हैं जो इसके अंदर शामिल हैं। अब आप आ जाएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वकला के साथ मिलकर एक तहरीरी बना चुकी है, बयान या एक स्टेटमेंट, जिसको अब जमा करवाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज ही के दिन में इसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान टेकअप करते हैं और सुनते हैं, या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसको कल के दिन के लिए पेंड करते हैं और कल इसको सुनते हैं। डिपेंड करता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली फुर्सत में इसको जमा करवाने जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि पेशरफ नहीं हो रही। अब हुआ क्या है, इमरान खान साहब ने एक चीज़ अपनी पार्टी के सामने रखी और ये कहा कि इसी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की इज्जत है, और इसी के अंदर जो है वो आइन में गुंजाइश भी यही है कि 14 मई से पहले, क्योंकि 14 मई के अंदर इलेक्शन करवाना है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है, तो 14 मई से पहले वफाकी हुकूमत या PDM की जमातें हुकूमतें तहरील करें और फिर इलेक्शन की तरफ बढ़ जाएं और इलेक्शन करवाएं। अगर 14 मई को होता है तो 90 रोज़ में भी इलेक्शन हो तो अगस्त में इलेक्शन हो सकता है। अगर 90 रोज़ तक भी जाएं मैक्सिमम तो अगस्त में इलेक्शन हो सकता है, या फिर जुलाई में इलेक्शन हो जाएगा। ये इमरान खान साहब कह रहे थे कि इलेक्शन जो है वो तो डेट आ जाएगी, लेकिन असेंबली की तहलील जो है 14 मई से पहले करनी है। जबकि PDM की जमातें ये कह रही हैं कि हम ये तारीख नहीं दे सकते, यानी 14 मई से पहले असेंबली तहलील करने के ऊपर हम रजामंदी जाहिर नहीं कर सकते। हम 14 मई से पहले असेंबली तहलील नहीं करेंगे, बल्कि हम बजट पेश करना चाहते हैं, यह कहा जा रहा है PDM की जमातों की जानिब से। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़िद है कि बजट से पहले और इवन 14 मई से पहले आप असेंबलियां तहलील कर दें। अब होगा क्या, और इमरान खान साहब ये क्यों कह रहे हैं, इसकी कुछ वजूहात हैं। एक तो 14 मई से पहले अगर असेंबलियां तहलील होंगी तभी एक गुंजाइश पैदा होगी आइन में कि क्योंकि बाकी असेंबलियां भी तहलील हो गई हैं इलेक्शन की तारीख से पहले, लिहाजा सारा इलेक्शन एक साथ करवा दिया जाए। अगर बाकी असेंबलियां तहलील होती हैं इलेक्शन की तारीख के बाद तो फिर ये इलेक्शन पहले होना चाहिए और वो इलेक्शन बाद में होना चाहिए। और फिर अगर ये इलेक्शन अपने टाइम पे अक्टूबर में भी करवाते हैं, 8 अक्टूबर को या उसके बाद 15 अक्टूबर को, तो ये इलेक्शन तब करवा लें, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे अक्टूबर में करवाएं चाहे नवंबर में करवाएं, इमरान खान की सेहत पे तो फर्क नहीं पड़ता। मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि 14 मई को इलेक्शन करवाना है, तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उससे पहले पहले आप असेंबलियां तहलील कर दें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी इस पर दो राय है। कुछ लोग ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर ये बजट देना भी चाहते हैं तो दे लें, लेकिन ये हमें इलेक्शन की तारीख दें। PMLN को ये लगता है कि कुछ भी करके वो इस मामले को इतना लंबा ड्रैग करें, इसको वहां तक ले जाएं कि पाकिस्तान के अंदर बारिशों की पेशन गोई में एक सैलाब जैसी कैफियत हो, और उस कैफियत का फ़ायदा उठाते हुए ये हुकूमत की तहलील ना करें और बाद में अदलिया के अंदर होने वाली एक बहुत बड़ी तब्दीली का फ़ायदा उठा लें। उनके दिमाग में ये चल रहा है, लेकिन वो भी बेसूद है, वो आईनी ऑप्शन ही नहीं है। कोई जज, कोई कानून उनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगा। वो चाहते हैं इमरजेंसी का नफाज कर दिया जाए तो 6 महीने के लिए हो सकती है, लेकिन उसके लिए वो क्या मुल्क को डिफॉल्ट करार देंगे, ये भी वो नहीं कर सकते। मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक और पोल खोल दिया और उन्होंने साफ कहा है कि ये जो आपका स्टाफ लेवल मुआहिदा आपका नहीं हो रहा IMF के साथ, इसहाक डार साहब कितने को 6 महीने से लगे हुए हैं, इससे ज़्यादा टाइम हो गया। मेरे पास 30 साल का तजर्बा है, तो मैं IMF को ये कर दूंगा तो वो कर दूंगा, IMF को घुटनों पे ले आऊँगा, नहीं करते तो ना करें, मैं खुद मना लूँगा, मेरा बहुत तजर्बा है। प्याज तजर्बा। अभी तक IMF के साथ मुज़ाकरात में कामयाबी नहीं हो सकी इसहाक डार साहब को। हो सकता है आने वाले दिनों में हो जाए,
लेकिन उसके लिए मिफ्ता इस्माइल साहब के बकौल IMF को पहले वो आपका बजट देखना चाहते हैं, जो बजट आप तैयार कर रहे हैं। यानी PMLN की अगर कोई ख्वाहिश है कि वो कुछ भी करके एक ऐसा बजट दे जिस बजट के जरिए से वो पैसा उड़ा के बहुत बड़ी बड़ी पाकिस्तान की मईशत के अंदर सुरंगें बिछा के, बारूदी सुरंगें, इमरान खान के लिए एक मुसीबत छोड़ जाएंगे, तो उसमें भी वो बंधे हुए हैं। बंधे हुए ऐसे हैं कि IMF मुआहिदा करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहते नहीं, पहले हमें अपना बजट दिखाओ, जब हम बजट देखेंगे तो उसके मुताबिक हम फैसला करेंगे कि हमने आपके साथ मुआहिदा करना है या नहीं करना, या मामला आगे बढ़ाने हैं या नहीं बढ़ाने। तो ये सीरियस इश्यूज हैं PMLN के लिए। तो बेहतर यह है कि वो बजट देने की बजाय इस वक्त रैप अप कर लें, और अगर वो रैप अप कर लेते हैं तो उनको 2-3 फायदे होंगे। नंबर 1, शहबाज शरीफ डिस्क्वालिफिकेशन से बच जाएंगे, नाअहल नहीं होंगे। नंबर 2, IMF का जो बोझ है एक बहुत खौफनाक मुआहदे का, वो इनको नहीं उठाना पड़ेगा, निगरान हुकूमत उठाएगी। फिर एक मुश्किल बजट पेश करना पड़ेगा पाकिस्तान का इस मर्तबा, और वो बजट अगर PMLN ने पेश किया तो उनके लिए और मुश्किलात हो जाएंगी। देखिए, अगर PMLN सियासी नुक्ता नजर से देखेगी तो वो ऐसा बजट पेश करेगी कि पाकिस्तान और IMF बहुत दूर चले जाएंगे और पाकिस्तान को नुकसान होगा। लेकिन अगर PDM की हुकूमत सियासी नुक्ता नजर से नहीं देखती और ये देखती है कि पाकिस्तान का इसमें फायदा क्या है, या इस वक्त हमें इस मुसीबत से निकलना कैसे है जिसमें इन्होंने खुद पाकिस्तान को मुसीबत के अंदर गिरफ्तार किया है, तो फिर उन्हें PDM को थोड़ा सा मुश्किल बजट देना पड़ेगा जिसमें अवाम के लिए रिलीफ नहीं होगा। तो IMF को तब वो मना लेंगे, लेकिन फिर वो इलेक्शन में नहीं जा पाएंगे। अब ये है वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स। PDM भी बुरी तरह फंस गई है। शहबाज शरीफ साहब नाअहल नहीं होना चाहते, ना उनके साथी चाहते हैं कि वो नाअहल हों। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें लगता है कि सिंध में कुछ ना कुछ करके वो दोबारा हुकूमत बनाने के काबिल हो जाएंगे। प्रॉब्लम सारा PMLN को आ रहा है और सारी कंफ्यूजन PMLN की तरफ है। मुज़ाकरात के इन 3 अदवार के दौरान जो फजल रहमान साहब हैं वो एक दफ़ा डिस्कस हुए हैं और एक मरतबा उनके बारे में बात की गई है। इतनी ही उनकी रेलिवेंसी है। अगर वो मुज़ाकरात के अंदर शामिल रहते तो शायद उनकी ज़्यादा बात होती, लेकिन क्योंकि फजल रहमान साहब की जमात भी उस लेवल की बड़ी जमात नहीं है, 3 बड़ी जमातें ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थीं, जिनमें पीपल्स पार्टी है, PTI है, PMLN है, तो उन जमातों ने इसका ज़्यादा इसके अंदर मौसर किरदार अदा किया है और वही इसके अंदर मुज़ाकरात करती हैं और मेन चीज़ें इन्हीं की डिस्कस होती रही हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी क्या, मैं आपको ये बता देता हूँ। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बताने जा रहे हैं कि हमने नेक नियति से मुज़ाकरात किए, हम किसी नतीजे पर पहुँचना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत इन मुज़ाकरात को तवालत दे रही है, इनमें ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है और मुज़ाकरात को लंबा कर रही है। हम एक तारीख के ऊपर कंसेंसस करना चाह रहे थे और इसी वजह से हमने मुज़ाकरात शुरू किए थे, लेकिन हुकूमत की वजह से हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे। लिहाजा हमारी तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश है कि वो 14 मई के अपने पंजाब में इलेक्शन के फैसले के ऊपर अमल दरामद करवाए, और हम चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में भी अपने वक्त पर आईने पाकिस्तान के मुताबिक इंतखाबात हों। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कहने जा रही है। लुब्बे लुबाब मैंने आपके सामने रख दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं? एक तो ये है कि वो हुकूमत को और इदारों को बुलाकर कहे कि जी आप इलेक्शन करवाएं इनके मुताबिक, अगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते तो। दूसरा, वो अटॉर्नी जनरल को बुलाएं और उनका मौक़िफ़ सुने। वो लाजमन यही कहेंगे, और हुकूमत की तरफ से कुछ शुनीद भी यही है कि हुकूमत यही कहने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में कि हम नेक नियति से मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं, हमें मज़ीद वक्त दिया जाए, हम किसी दबाव के अंदर मुज़ाकरात नहीं कर सकते, इनको जल्दी कंक्लूड करना थोड़ा मुश्किल है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बहुत सारे लीडर्स के साथ मुशावरत करनी होती है, हमें नतीजे पर पहुंचने में किसी किस्म का कोई ऐसा इबाम नहीं है कि हम नहीं पहुंच पाएंगे। सियासतदानों ने पहले भी बड़े बड़े मसाइल हल किए हैं, अब भी मसला हल कर लेंगे। आईने पाकिस्तान भी सियासतदानों ने बनाए, इस किस्म के बड़े बड़े आर्गूमेंट किए जाएंगे। उसके बाद मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जो दोनों ऑप्शन हैं, एक तो ये है कि वो कहे जी आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएं, दूसरा ये है कि वो दोबारा से मौका दें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मरतबा फिर ये कहें कि आप हुकूमत के साथ एक मुज़ाकरात का दौर और करें और कोशिश करें कि किसी नतीजे पर ये मुज़ाकरात पहुंच जाएं। अच्छा, अगर जल्दी हुकूमत तहलील हो जाती है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम नवाज शरीफ का है। मरियम नवाज और नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ नाअहल हो जाएं। अगर शहबाज शरीफ साहब नाअहल हो जाते हैं तो PMLN की सियासत में थोड़ी सी जान पड़ जाएगी। वो सड़कों पर निकलेंगे, शोर मचाएंगे, रोला डालेंगे। एस्टेब्लिशमेंट पहले ही उनके साथ है, वो ये कहेंगे हमारे साथ फिर ज्यादती हो गई, पहले बड़े भाई को नाअहल किया गया, हमें भी नाअहल कर दिया गया। तो वो एक स्यापा डालेंगे पूरे मुल्क में और उससे कुछ पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। एक विक्टिम कार्ड है जिसको वो इस्तेमाल करेंगे।
یہ وہ کر سکتے ہیں. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا تو ایک بھی مسئلہ حل نہیں ہوا اس پوری حکومت کے دوران. 1 سال ہو گیا شہباز شریف صاحب کی حکومت کو. شہباز شریف صاحب کے کیسز غائب، بلکہ جس جج کی عدالت سے فیصلہ آیا اس جج کو بھی شہباز شریف صاحب نے عہدہ دے دیا. یہ خبر میں آپ کو دے چکا ہوں پہلے. حمزہ شہباز صاحب کیسز ختم، سلمان شہباز تیزی سے اپنے کیسز ختم کروا رہے ہیں، اور سلمان شہباز صاحب پاکستان میں آ کر گھوم رہے ہیں، دنیا کے ملکوں میں جا کر پروٹوکول لے رہے ہیں، اور ہر جگہ کے اوپر اپنے والد کے ساتھ بھی جاتے رہے ہیں. تو سارا کچھ گین کیا جو لوگ یہاں موجود تھے انہوں نے. ایون جو NRO 2 ہوا اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کے بہت لوگوں نے فائدہ اٹھایا، لیکن نواز شریف کو کوئی امیجیٹ فائدہ نہیں ہوا. نواز شریف ابھی تک نااہل ہیں. نواز شریف کا سب سے بڑا سیاسی مخالف عمران خان ابھی تک الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہے. عمران خان جو ہے ان کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی ایک مرتبہ، وہ اس میں بھی بچ گئے. عمران خان کی پاپولیرٹی بھی اوپر جا کے چھت کے ساتھ لگ گئی. نواز شریف صاحب کی پاپولیرٹی بھی کم ہو گئی. نواز شریف صاحب اگر جب بھی واپس آتے ہیں ان کو جیل جانا پڑے گا اور کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ایسی صورتحال میں نواز شریف کو کچھ بھی نہیں ملا. نواز شریف صاحب کے جو اپنے ٹارگٹ سے جو مین یہ تھے کہ عمران خان کو باہر نکالو مجھے اندر لاؤ، وہ دونوں ٹارگٹ ابھی تک اچیو نہیں ہوئے. تو ایسی صورت میں وہ کیوں انتخابات کی طرف اس وقت جانا چاہیں گے؟ تو کم سے کم جو ان کو حاصل ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا بھائی نااہل ہو جائے اور اس کی بنیاد پہ وہ ایک نیا بیانیہ بنا لیں. ناظرین 3 خبریں بہت امپورٹنٹ ہیں. عمران خان صاحب کو بار بار عدالت بلایا جاتا ہے. ان کی زخمی ٹانگ کے اوپر دوبارہ سوجن ہو گئی تھی اور ان کو دوبارہ ہاسپٹل جانا پڑا ہے اور کافی تکلیف ہے اس ٹانگ کے اندر. تو عمران خان صاحب کو بہت کیئرفل رہنا پڑے گا. ان کے سیکورٹی کے لوگوں کو بھی دھکم پیل کی وجہ سے یہ پرابلم ہوا ہے، اور اس بات کا عدالتوں کو بھی احساس کرنا چاہیے. ایک شخص کو پہلے گولیاں لگ چکی ہیں، وہ شدید خطرات کے اندر ٹریول بھی کرتا ہے، عدالت میں بھی آتا ہے اور پیشیاں بھی بھگتتا ہے. دوسرا، نواز شریف صاحب نے ایک بڑی عجیب خواہش کا اظہار کر دیا ہے. نواز شریف کا ثاقب نثار کو جیل بھیجنے کا مطالبہ. ایک ایسا آدمی جو جیل سے بھاگا، ملک سے بھاگا، 4 سال ہو گئے ہیں، وہ مفرور ہے، اشتہاری ہے، واپس آنے کا نام نہیں لے رہا، اور خواہش چیک کریں نواز شریف صاحب کی کہ ثاقب نثار کو جیل میں ڈال دیں. اب آپ اندازہ کریں، یہ تو وہ چھوٹا بچہ نہیں ہوتا جو اسکول کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے یہ چیز لے کر دو گے تو میں اسکول میں جاؤں گا ورنہ میں نہیں جاؤں گا. میاں صاحب تو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. خدا کا نام ہے میاں صاحب، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ جیل سے نکل کر کیسے بھاگ گئے. یہ بتائیں کہ آپ چند ہفتوں کا کہہ کر 4 سال سے پاکستان واپس نہیں آ رہے، اور وہ سابق چیف جسٹس جو پاکستان میں موجود ہے اس کے اوپر کوئی کیس بھی نہیں ہے، اس کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیں. میاں صاحب کی خواہشات بھی نا عجیب ہی، وہ کھیلنے کے لیے چاند مانگتے ہیں. اور ایک خبر میں آپ کو دوں کہ مراد سعید کے خلاف ایک آپریشن تیار کیا گیا ہے. لیوز کو اس کے اندر انوالو کیا گیا ہے، ان کو تیار کیا گیا ہے، اور یہ طاقتور لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلا ٹارگٹ ان کا مراد سعید ہوگا. جو بیوروکریسی ہے مالاکنڈ کی، ایون ان کا DC مبینہ طور پہ اس نے جا کر پاکستان تحریک انصاف کی مقامی قیادت کو یہ کہا ہے کہ میرا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، ہم لوگ خاصے پریشان ہیں، ہم پر بہت دباؤ ڈالا جا رہا ہے، بہت زیادہ پریشان کیا جا رہا ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. میرے خیال میں خیبر پختونخوا میں اپنے لوگوں کے لیے امن مانگنا کوئی جرم نہیں ہے، اور مراد سعید کو اسی جرم کی لگتا ہے سزا مل رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.